तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमने कर लिया था कि एक्चुअली में इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंसोलेशन, राइट। तो इंसोलेशन वेरिएबिलिटी मतलब किस जगह पर आपका जो सूर्य का ताप है वो ज़्यादा होगा, किस जगह पर सूर्य का ताप कम होगा। इंसोलेशन जो आपका वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, आपका सीजन टू सीजन, आपका लैटिट्यूड्स में जो वेरिएशन आपको देखने मिलता है, एक सर्टेन एल्टीट्यूड्स में वेरिएशन जो आपको देखने मिलता है, बट आर द वेरियस फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास है रोटेशन ऑफ अर्थ। सबसे पहले फैक्टर जब हम बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम अगर रोटेशन की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पर जो टिल्टेड है, राइट, या एक्सेस पर जो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से डे एंड नाइट होती है। जब दिन और रात बेसिकली हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बात करें डे टाइम की, राइट, डे टाइम पे जो सनरेज हैं, है ना, जो सनरेज हैं तो वो तो बेसिकली अपने पास पड़ रही हैं, है ना, वो तो अपने ऊपर पड़ रही हैं, तो इंसोलेशन तो कॉज कर रही हैं, राइट, इंसोलेशन कॉज कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें नाइट की, है ना, अगर हम बात करते हैं रात की, रात में देयर आर नो सनरेज, राइट, हमारे पास सनरेज है ही नहीं, सनरेज नहीं है। ऊपर से हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो जो हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में इंसोलेशन आया हुआ है, हमारे सन ने बेसिकली जो सन के द्वारा जो रेडिएशन बेसिकली भेजा गया जिसकी वजह से इंसोलेशन हो रहा है, हमको पता है हमारे अर्थ उसको क्या करेगा, हमारे अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा रात के टाइम पे। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि रात के टाइम पे इंसोलेशन इज नो देयर, इंसोलेशन इज नो देयर रादर। इसके अलावा और क्या हो रहा है एडिशन टू इट, कि हमारे पास जितना भी वो इंसोलेशन का इम्पैक्ट था, इफेक्ट था, है ना, वो भी क्या है, वो भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या करता है, हमारे इंसोलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इंसोलेशन को इम्पैक्ट करता है। इसको भी हमको समझते हुए चलना पड़ेगा कि दिन के टाइम पे सनरेज आर देयर फॉलिंग ऑन द अर्थ, अपना शॉर्ट वेव रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम द सन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशंस विल नाउ अगेन मूव आउट इन द नाइट। तो सिंपल सी बात है कि भाई डे और नाइट का जो बेसिकली आपका ये साइकिल है ना, डे और नाइट का जो साइकिल है ये भी क्या करता है, इंसोलेशन को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा पोल्स पर, है ना, पोल्स पर तो ये एक्सपीरियंस क्या होता है हमारे पास उल्टा ही होता है, वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की जो रात होती है, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स हमारी, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रोटेशन की वजह से ही हो रहा है, इसको भी आपको समझना है ना, ये रोटेशन की वजह से हो रहा है। अगेन तो आई होप रोटेशन ऑफ अर्थ ये पहला बेसिकली जो फैक्टर है ये आपको समझ में आया होगा, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर। दूसरा अपने पास जो फैक्टर है दैट इज चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए, मैंने आपको बेसिकली दो फिनोमेना पहले ही पढ़ा दिए हैं जब हम लोग अर्थ की स्टार्टिंग कर रहे थे, है ना। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एपीहीलियन फिनोमेना एंड द पेरिहीलियन फिनोमेना। जिसने बेसिकली वो वीडियो में अगर देखा भी है, याद नहीं है, एक बार वापस उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को प्रॉपर्ली अगर हम कर पाएंगे तभी हम प्रेशर बेल्ट को हम प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, राइट। तो देखिए, मैं इसको हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, या उस टॉपिक के लिए हमने डिस्कस किया था कि अपना जो बेसिकली सन है, राइट, उसके चक्कर लगा रहे कौन, अर्थ, है ना, उसके चक्कर लगा रहे कौन, अर्थ। तो बीच में अगर बेसिकली सेंटर में वी हैव सन, राइट, वी हैव सन, और इसके बेसिकली चक्कर लगा रहा है कौन, अर्थ। अर्थ अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में इसके चक्कर लगा रहा है, ये सिंपल सी बात हमने समझी थी, है ना। अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन चक्कर लगा रहा है, इसको इस तरीके से बनाता है, राइट। हमारी अर्थ बेसिकली चक्कर लगा रही है। नाउ अगर इसको हम बेसिकली सन मान लें और यहाँ पर बेसिकली देयर इज अ प्लैनेट विच इज नोन एज अर्थ, इसको अगर हम अर्थ मान लें तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ आपका मान लीजिए रोटेट कर रही है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। तो अर्थ जब बेसिकली रोटेट कर रही है तो अर्थ का हमको दिख रहा है कि अर्थ यहाँ पर है। इसके बाद एक सिचुएशन आएगी कि अर्थ इस साइड आ जाएगी अपनी, है ना, अर्थ अपनी इस साइड आएगी। तो दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशन इन दिस रिगार्ड, है ना। तो इसको प्रॉपर्ली और बना लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली अर्थ इज देयर, है ना। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। अब देखिए, एक सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, राइट। एक सिचुएशन में हमको दिख रहा है जो अर्थ और सन की दूरी है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो दोनों में बेसिकली हमको अंतर दिख रहा है। इसी को बोलते हैं एपीहीलियन फिनोमेना या पेरिहीलियन फिनोमेना। तो आपको समझना है कि अगर सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम आपका दूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, फिर से बोल रहा हूँ, अर्थ और सन के बीच में जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे क्या, एपीहीलियन फिनोमेना, है ना, एपीहीलियन पोजीशन उसकी, राइट, एपीहीलियन। इसको याद कैसे रखना है। और दूसरा दूसरा क्या है, पेरिहीलियन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पेरिहीलियन, व्हेन देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो किस सिचुएशन में होगी या किस पोजीशन पर होगी, जब सन और अर्थ पेरिहीलियन पर होंगे। याद कैसे रखना है, पेरिहीलियन पास, इस तरीके से कि अर्थ और सन पास हैं तो पेरिहीलियन, और सन और अर्थ दूर हैं, अवे एपीहीलियन, इस तरीके से इसको याद रखना है। याद रखने का सिंपल तरीका ये है, राइट। अदरवाइज देखिए, अगर आप टेक्स्ट पढ़ के जाएंगे तो इट इज़ वेरी 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 हार्ड टू कि भाई आप उसको वहाँ पर बेसिकली रिमेंबर कर पाए, है ना। तो अगर आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा, है ना। तो अभी सिचुएशन होती कब है, इनको भी ध्यान रख लीजिए कि ये डेट पूछता है ना। तो अगर हम बात करें एपीहीलियन सिचुएशन तो ध्यान रखिएगा ये 4 जुलाई को हो रहा है, 4 जुलाई को हो रहा है, कि दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी है। और अगर हम बात करें कि सबसे पास तो रिमेंबर इट कि ये 3 जनवरी को बेसिकली ये पोजीशन होती है ना।
दिस इज समथिंग विच इज नोन एज एपीहिलियन और पेरिहिलियन। अब हमको समझना ये है कि इंसोलेशन कैसे वेरी करेगा। देखिए अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी बात है कि अगर जब जब धरती और सन के बीच में व्हेन आपका डिस्टेंस इज मिनिमम, जब डिस्टेंस बेसिकली मिनिमम होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारा जो भी उसका फेज उसकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड है या उसकी तरफ विजिबल है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से है ना, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, राइट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, हमारी अर्थ कुछ आपको इस तरीके देखने को मिलेगी, है ना। तो इस फेज में अगर हम बेसिकली बात करें तो अगर सन यहाँ पर है और इनके बीच की भी दूरी कम है, तो ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा सनरेज पड़ेंगी कंपेयर टू ये वाले पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन पे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम इक्वेटर ड्रॉ करें, अगर यहाँ से हम इक्वेटर ड्रॉ करें, तो इस टाइम पर, कब, पेरिहिलियन के टाइम पर, आपका जो सदर्न पोर्शन है, आई एम सॉरी, सदर्न हेमिस्फेयर है, फिर से सुनिएगा, अभी जो है 3 जनवरी आने वाला है। आप ये सोचेंगे कि पेरिहिलियन में तो सिचुएशन उल्टी होनी चाहिए थी, पेरिहिलियन में तो बेसिकली जब पास हैं तो ज़्यादा इंसोलेशन होना चाहिए था। जी हाँ, अगर आप अभी साउथ में जाएंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, तो यू विल फील कि वहाँ पर क्या है, इंसोलेशन इज़ वेरी हाई, और इसकी वजह से वहाँ पर क्या चल रहे हैं, अभी समर्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट समर जैसा सिचुएशन है। जैसे आप अगर अभी न्यूजीलैंड में जाएं, अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में जाएं, अगर आप अभी जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अगर विजिट करते हैं, है ना, चिली कोस्ट पर अगर आप विजिट करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप फील करेंगे कि वहाँ पर क्या है, समर्स चल रहे हैं। वाई इज इट सो? क्योंकि अभी जो बेसिकली ये सदर्न हेमिस्फेरिकल फेज है, क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ जो टिल्टेड है उसकी वजह से जो फेज अभी सन की तरफ विजिबल होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं क्या, पेरिहिलियन सिचुएशन में क्या होता है, आपका इंसोलेशन होने के बावजूद भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही है, विंटर्स चल रहे हैं, है ना। तो आपको इसको समझना इस तरीके से है कि जो भी आपका फेज, जो भी आपका हेमिस्फीयर विजिबल ज्यादा है, ज्यादा पास की तरफ, और ऐसा क्यों हुआ, टिल्ट की वजह से हो गया, टिल्ट की वजह से हो गया, है ना। सिमिलरली एपीहिलियन सिचुएशन में हमको क्यों लगता है कि भाई आपकी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि एपीहिलियन अगेन वही, हालांकि दूरी है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, ज्यादा विजिबल हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस टाइम पे सिचुएशन कैसे हो जाएंगी, इस टाइम पे सिचुएशन होगी कुछ ऐसी कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, इट इज मोर विजिबल, राइट, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जाने के लिए क्या लगता है, उसको टाइम लग रहा है ना। तो दिस इज समथिंग कि इंसोलेशन इस तरीके से भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि अगर हम 4 जुलाई की बात करें, विच इज एन एपीहिलियन पोजीशन, और पेरिहिलियन पोजीशन की बात करें जब नियरेस्ट होता है सन के, जो है तुम्हारी 3 जनवरी को, तो हमको दिख रहा है कि आपका 3 जनवरी को एनुअल इंसोलेशन आपका स्लाइटली ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग रह रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। सदर्न हेमिस्फीयर में जाके देख लीजिए आप, वहीं 4 जुलाई को क्या होगा, सबसे कम होगा। और इसकी वजह से भी हम, जब सबसे कम इंसोलेशन है, तो जब हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई कम इंसोलेशन होने की वजह से भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और हमारा जो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेरिकल फेज है वो सन की तरफ ज्यादा विजिबल है, इसीलिए डायरेक्ट जो सनलाइट है हमारी अर्थ पर पड़ रही है, इसीलिए हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के बावजूद क्या होता है, हमको गर्मी फील होती है, राइट। आई होप ये आप लिंकेजेस बेसिकली बना पाए, जिसने वो पहली क्लास में वीडियो देखी होगी उसका ये लिंकेजेस ऑलरेडी क्लियर होंगे, एपीहिलियन और पेरिहिलियन वाली सिचुएशन। अब मेरे क्वेश्चन ये है, एपीहिलियन पेरिहिलियन तो अपना सन और मून का डिस्टेंस की बात होगी, मैक्सिमम मिनिमम। आप मुझे बताइए कि अपोजी और पेरोजी क्या होता है, राइट। आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि अपोजी और पेरोजी क्या पढ़ाया था मैंने, कि वो किसकी हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अपोजी पेरोजी मेरे क्वेश्चन और है, क्या उसकी कोई स्पेसिफिक डेट है, राइट, क्या उसकी कोई स्पेसिफिक डेट है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरा मेरे को बताइए, राइट। फिर हम बात करते हैं कि अपना एक्सेस ऑफ सॉरी अर्थ एक्सेस इज एन एंगल एट 66.5 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ वो टिल्टेड है, तो एक जगह बेसिकली इंसोलेशन आपका ज्यादा रिसीव होगा, दूसरी जगह कम रिसीव होगा। जैसे ही वो तुम्हारा रिवॉल्व करके दूसरी तरफ आएगा, जब उसका दूसरा फेज, जब उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर पहले वाले में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा विजिबल था, तो इंसोलेशन वहां पड़ रही होगी। नाउ व्हाई वाज इट सो, क्योंकि टिल्ट है, अभी ऊपर हमने देखा था टिल्ट है ना, लेकिन जैसे ही वो रिवॉल्व करके दूसरी तरफ आया, दूसरी तरफ आने के बाद क्या हुआ कि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है मान लीजिए वो विजिबल हो गया। अब इसी टिल्ट की वजह से आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसोलेशन हो रहा है, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर चल रहे हैं अभी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, समर चल रहे होंगे। जब हमारा बेसिकली अभी निकल जाएगा उत्तरायण, निकल जाएगी उत्तर का आयन, मतलब सन जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, कब, 14 जनवरी के आसपास। मेनली जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो बोलता है कि 25 दिसंबर के आसपास होना शुरू होता है ना। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो जनवरी के बाद मेनली 14 जनवरी के बाद ये क्या होगा, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा सन, विच सिंपली मींस दैट कि अर्थ अपना रिवॉल्यूशन उतना कर चुकी है। नाउ द नॉर्दर्न हेमिस्फेरिकल फेज विल बी विजिबल, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर सन, है ना। तो अब वो सन की तरफ बेसिकली ज्यादा हमको टिल्ट दिखेगा उसका, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी अर्थ ऑलरेडी एक एंगल पर टिल्टेड है, दैट इज 66.5 डिग्री का एंगल पर टिल्टेड है, इसलिए हमको डिफरेंट लैटिट्यूड में इंसोलेशन जो रिसीव है वो हमको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर कर पाया हूँ आपको, राइट। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ सनरेज डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अब ये देखिए सिंपल सा एक पॉइंट है ना, एक सिंपल सा पॉइंट, ओके। तो अगर हम बेसिकली बात करें लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर आप बेसिकली इक्वेटर पर है ना, अगर आप इक्वेटर पर हैं
जस्ट वेट फॉर वाइल। यस, अगर आप बेसिकली इक्वेटर पर मान लीजिए, है ना, अगर आप इक्वेटर पर हैं, इक्वेटर पर हमको दिख रहा है कि भाई दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर पर हमको दिखता है कि जो सनरेज हैं वो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, पूरे साल में मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए। अब ये 6 महीने क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि इक्विनॉक्स हमने पढ़े थे ना, हमने दो इक्विनॉक्स पढ़े हुए, ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स पढ़े हुए हमने। 21 मार्च वर्नल इक्विनॉक्स, 3 सितंबर ऑटमनल इक्विनॉक्स या ऑटम इक्विनॉक्स। तो 6 महीना है ना, ऑलमोस्ट 6 महीना जो बेसिकली इक्वेटर होता है उस पर मैक्सिमम आपकी जो हीट है वो चलती है ना, वो सन की बेसिकली हीट चलती है, ऑलमोस्ट पूरे साल ही होता है ना। लेकिन हाँ, ये ओवरहेड की हम बात करें कि जब सन जो है ओवरहेड होगा इक्वेटर पर, तो हमने देखा कि जो है मैक्सिमम यहाँ पर है। लेकिन एज सुन एज यू अचीव द एल्टीट्यूड, अगर आप बेसिकली यहाँ से चलना शुरू हो, लैटिट्यूड को अगर आपने अचीव करना शुरू करा है ना, अगर आप बेसिकली जो है 23.5 डिग्री पर गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप उसके बाद 66.5 डिग्री पर गए, उसके बाद आपने जो है 90 डिग्री अचीव कर लिया, पोल पर चले गए, राइट। सिमिलरली आप सदर्न पोल की तरफ भी ऐसे ही गए, है ना, आपने 23.5 डिग्री अचीव किया। देन उसके बाद यू हेडेड टुवर्ड्स 66.5 डिग्रीज, है ना, आप नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आप गए। एंड देन उसके बाद आप 66.5 डिग्री पे जाने के बाद आप 90 डिग्री पे चले गए, विच इज एट पोल, सदर्न पोल हो गया। तो आप देखिए, अगर हम बात करें कि आपका 0 डिग्री इक्वेटर पर the insolation of sun was maximum, but as soon as you achieve the latitude, तो आपको देखिए स्लेंट बेसिकली जो सनरेज है वो पड़ रही है इन जगहों पर। जब ये सनरेज डायरेक्ट ना पड़ के स्लेंट पड़ेंगी तो ये ज्यादा टाइम लेंगे वहां पहुंचने के लिए, राइट। इनको ज्यादा बेसिकली एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो उतना होता नहीं है ना, जो उतना बेसिकली आ नहीं पाता है। तो जब आ नहीं रहा, जब एनर्जी उतनी सफिशिएंट एनर्जी वहां पर नहीं पहुंच पा रही, तो सिंपल सी बात है कि इन जगहों पर जो हमको टेम्पोरल जो आपको हमें जो है थर्मल वेरिएशन देखने को मिलेगा कंपेयर टू ये इक्वेटर से, है ना, हमको थर्मल वेरिएशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं शायद, कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड को अचीव करते हैं हमको ये समझ में आता है कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है ना। तो ये सारी सिचुएशन है। तो जो सनरेज हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि आपका किस लैटिट्यूड पर पड़ रही है, प्लेस ऑफ लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड का प्लेस क्या है ना। तो ये पूरा इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि सनरेज को जो है ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि अगर वो पोल पर जाएगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर उसको खाली डायरेक्टली तुम्हारा, जब हम बात करें कि भाई आपका इक्वेटर पर उसको फॉल होना है, जब इक्वेटर पर उसको बेसिकली गिरना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको आई होप ये बेसिकली पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि हायर लैटिट्यूड एरिया जो है वहाँ पर आपका एंगल लेस है ना, वहाँ पर आपका एंगल कम बन पाता है। नेट एनर्जी रिसीव जो होती है ना, पर यूनिट एरिया के हिसाब से वो डिक्रीज होने शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप लैटिट्यूड को अचीव करते हैं। बात सिंपल है, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, आपका जो है आपका एनर्जी रिसीव्ड है ना, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया वो कम हो जाएगा, है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्लेंट रेस पड़ रही होती है आपका, है ना। जब स्लेंट रेस पड़ रही होती हैं तो इनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ना। एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा है ना, इस केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दिखता है कि लैटिट्यूड के बढ़ने और घटने की वजह से भी क्या होता है, इंसोलेशन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो आई होप यहाँ पे तक ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से सटे आसपास के एरिया में रह रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे अगर आप एनसीआर में रह रहे हैं, है ना, एनसीआर में दिल्ली में है, इसके अलावा गुड़गांव में है, आप नोएडा में है ना, तो आप ये प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अभी जब बेसिकली स्मॉग था, अभी तो कुछ टाइम से रिट्रेटिंग विंड की वजह से ये पूरा स्मॉग निकल गया है यहाँ से, है ना। अभी तो बेसिकली प्रॉपर छन के बेसिकली वो आ रही है ना, प्रॉपर अपने पास जो है सनरेज अब पहुंच रही है ना, अपने पास धूप निकल रही है। तो देखिए उसको भी हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। तो हमने इससे अभी कुछ टाइम पहले 2-3 हफ्ता पहले हमने देखा था कि जब देयर वाज दिस चैम्बर ऑफ स्मॉग, है ना, अराउंड दिल्ली, है ना, दिल्ली और आसपास के एरिया में, तो हमको दिखता था कि भाई अपना जो है ये जो सनरेज हैं, है ना, दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ स्मॉग, और वो धरती के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही थी प्रॉपरली। तो हमको दिख रहा था कि प्रॉपर धूप नहीं निकल रही है ना। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो आपने कभी अगर मान लीजिए कि कभी क्लाउडी वेदर है ना, कभी क्लाउडी वेदर है कि भाई कभी कभी क्या हुआ है, क्लाउड लगे हुए हैं, तो आपको दिखता है कि क्लाउड जब लगे हुए हैं तो हमारे जो सनरेज हैं, अगेन दीज सनरेज, इफ दीज क्लाउड्स आर थिक क्लाउड्स, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से होते हैं, निम्बस क्लाउड कौन से होते हैं, क्यूमुलो निम्बस कौन से होते हैं, और निम्बस स्ट्रेटस कौन से होते हैं, है ना, इनको हम लोग देखेंगे। थिक क्लाउड इनको बेसिकली बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने धरती के सरफेस पर ये सनलाइट को आने नहीं देता। तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में यूजुअली सनलाइट नहीं आती, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली कितनी एटमॉस्फेयर में, वो भी रिलेट करता है कि आपका इंसोलेशन कितना होगा, राइट। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर की, ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर है, जैसा आज के टाइम पे आपको दिख रहा है, आजकल दिख रहा है, आप अगर बाहर जाके देखेंगे दिल्ली में, या आप अगर कहीं भी रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर धूप आ रही है, आप प्रॉपर धूप का मजा ले पा रहे हैं ठंड में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी आपका, और अगर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है तो इंसोलेशन भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, है ना। अगर पूरा साफ है, वेदर आपका पूरा साफ है और एटमॉस्फेयर इज क्लीन, है ना, एटमॉस्फेयर इज गुड, तो वहां पर आपको दिखेगा कि डायरेक्ट सनरेज आएंगे, डायरेक्ट सनरेज की वजह से क्या होगा, इंसोलेशन ज्यादा होगा,
लेकिन अगर बेसिकली आपको दिख रहा है कि आपका वहां पर क्लाउड्स लगे हुए हैं, बादल लगे हुए हैं, पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा हैं दिल्ली एंड उससे सटे हुए एरियाज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है ना, वो भी वो बेसिकली इंसोलेशन को इंपैक्ट कर देगा। हमको पता है कि जब अपने क्लाउड है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सनरेज को, है ना, अपने जो क्लाउड है रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सनरेज को। देखिए यहाँ से मैं इसको एक बार एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर होते हैं जिनको बोलते हैं सीरियस क्लाउड, राइट, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो ध्यान रखिएगा, वो थिन क्लाउड है। जो ऊपर होते हैं क्लाउड वो थिन क्लाउड्स हैं। ये यूपीएससी ने 2023 में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये थिन क्लाउड्स हैं। जब ये थिन क्लाउड है तो ये आपका जो है रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं। जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं, राइट, जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो थिक क्लाउड्स होते हैं। पहली बात, जब ये थिक क्लाउड्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, राइट, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जो आपकी सनरेज है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं वो थिन क्लाउड्स होते हैं, वो आपका रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। ये 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सिविल सर्विसेज के पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कंफ्यूज होने का आपका कोई टॉपिक इसमें नहीं बनता है। इसको हम नॉर्मली इस तरीके से समझिए, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस और कर लेंगे, कौन से लोअर क्लाउड्स है, कौन से हायर क्लाउड्स हैं, वो क्यों थिन होते हैं, वो क्यों थिक होते हैं, इसको हम और डिस्कस कर लेंगे। कब? जब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपना क्लाउड्स वाला दैट इज क्लाउड वाला पोर्शन, राइट, क्लाउड का पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसको और डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जो बेसिकली क्लाउड्स होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कभी कभी स्कैटर करते हैं, कभी कभी बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, है ना, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। जो ड्राई सीजन है जहाँ पे बेसिकली आपका क्लाउड कवर कम होना शुरू होता है, वो आपका अफेक्ट करता है फिर इंसोलेशन को, ये हम सभी को पता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज नोन एज योर एल्बिडो, राइट, यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बना हुआ, और किस तरीके से क्वेश्चन बनाया, किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा, वो बोलता है कि हाईएस्ट एल्बिडो किसका है, राइट, हाईएस्ट एल्बिडो किसका है। तो देखिए इसको आप मेरे अकॉर्डिंग लिख लीजिए। एल्बिडो का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं पहले। एल्बिडो का मतलब होता है कि आपका जब सरफेस पर बेसिकली सनलाइट पहुंची, मान लीजिए कि मैं इस तरीके से आपको बनाऊं कि दिस इज टेरेस्ट्रियल, राइट, ये बेसिकली अपने पास टेरेस्ट्री है, राइट, ये अपना जो है जमीन हो गई, है ना। इसके अलावा अगर आप बेसिकली जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, दिस इज द चेंबर ऑफ एटमॉस्फेयर हॉट से, राइट, और यहाँ पर क्या है, सन है ना, यहाँ पर क्या है, सन है, अपना प्यारा सन, राइट। इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ये सन क्या कर रहा है बेसिकली, ना यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या आई, हमारे पास शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन आई। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर में भी वी हैव सर्टेन फिनोमेना, जैसे क्लाउड लगे हुए एटमॉस्फेयर में, हमारे पास क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में, हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, हमारे पास डस्ट पार्टिकल भी हैं एटमॉस्फेयर में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इज देयर, है ना, और मल्टीपल गैसेस भी हैं, तो क्लाउड भी लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एज सून एज दे रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस पर आई, तो यहां से आने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि टकराकर वापस भी गई थी। नाउ दीज वर शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ये हमने पढ़ा था। जब टकराकर वापस जा रही हैं तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में वापस जा रही हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में वापस जा रही हैं। अब हमको ये समझना है कि जब ये टकराकर वापस गई, जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो किस जगह पर ये पड़ी और किस जगह पर जब ये पड़ने के बाद मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पर रिफ्लेक्शन तुम्हारा सेम ही होगा, क्योंकि जगह जगह पर वेरी करेगा कि आपका एब्जॉर्प्शन भी सेम नहीं होगा। आपका एब्जॉर्प्शन का भी तो फिनोमेना है ना यहाँ पर, क्योंकि कुछ एनर्जी बेसिकली हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब हमारी धरती एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ एनर्जी को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। तो जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है, किसने बेसिकली मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करा, है ना, जो मेजर करते हैं कि आपका सरफेस का रिफ्लेक्टिव बेसिकली इंडेक्स कितना था, किस जगह का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा था, किस जगह ने सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करा, दैट इज नथिंग बट नोन एज योर एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। अब हमको ये पता है कि बेसिकली व्हाइट सरफेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन कर देते हैं, और जो आपका ब्लैक सरफेसेस होते हैं, है ना, ब्राउनिश टू ब्लैकिश जो आपका सरफेस होते हैं, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो अब आप देखिए, अगर हम बात करें कि जिन जगहों पर ग्लेशियर फॉर्मेशन ज्यादा है, ग्लेशियर्स ज्यादा हैं, तो उस जगह पर क्या होगा, मैक्सिमम एल्बिडो होगा। ये आपको नॉर्मली दिमाग लगाना था इसमें। तो जिन जगहों पर आपका फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, तो वहां पर डार्कनेस ज्यादा है, उन जगहों पर क्या होगा, आपका बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ये ज्यादा होगी, रादर देन कि आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो आपको इसको लिख लेना है कि मैक्सिमम आपका बेसिकली कौन करता है, चाहे हमारे अर्थ के सरफेस से, चाहे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ एक बार, आप इसको लिख। तो देखिए सबसे ज्यादा जो करेगा, आपको ध्यान रखना है कि ये यूजीसी 2019 के यूजीसी नेट के जो पेपर है ना, जियोग्राफी का पेपर है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, इसको अगर ध्यान में नहीं है तो ये बहुत हार्ड आपके लिए बन जाएगा कि आता क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रेश स्नो होती है, क्योंकि व्हाइटेस्ट सरफेस है, व्हाइट सरफेस है ना, तो क्या करेगा, मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्रेश स्नो होती है ना, फ्रेश स्नो होती है, या इसको आप आइस भी लिख सकते हैं, इसका मैक्सिमम होता है। देन उसके बाद आपको याद रखना है जो क्लाउड्स होते हैं,
है ना, जो आपके लोअर क्लाउड्स होते हैं, हम उनकी बात करें, लोअर क्लाउड्स की बात करें, है ना, फिर उसका होता है कितना होता है, कितने पॉइंट से कितना होता है, ये जैसे इसका स्केल है 0 to 1, है ना, इतना आपको ध्यान नहीं रखना। जैसे इसको अगर हम बात करें तो 0.8 to 0.95 ये आपका रिफ्लेक्शन करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 0 to 6 to 0 to 9 ये इतना करता है ना। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना, ये पॉइंट्स में जितना है ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम किसका है, पहला कितना है, किसका है, दूसरा किसका है ना। फिर आपका जो भी लाइटर सरफेस है, जैसे सैंड वगैरह हो गया, है ना, सैंड वगैरह हो गया, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ठीक ठाक करते हैं, है ना। देन आपने हमारे पास जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट की जो बेसिकली आप जो है दीवारें सड़कें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, वो सब चीज़ें कर लेते हैं, राइट। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग कि भाई अपना ये सारा मामला है। बाकी वेजिटेशन वगैरह, है ना, तो 2-3 पहले स्टार्टिंग के 2-3 आपको ध्यान रखना है। पहले के 2 तो बिल्कुल याद रखने हैं आपने, है ना, पहले के 2 तो बिल्कुल याद रखने, क्योंकि दीज आर प्योर वाइटिश इन नेचर। और ऐसा आपको हिसाब लगाना है कि वाइट है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंसोलेशन रिफ्लेक्शन यही करेंगे, एल्बिडो सबसे ज़्यादा यही कर पाएंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड की अगर हम बात करें, तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका। देखिए जिस जगह पर बेसिकली आपका जो विजिबल है, ज़्यादा विजिबल है ना। तो हमने बेसिकली ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्यों कर लिया है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोले कि लैंड ओरिएंटेशन मतलब जो सनलाइट है ना, वो इन्फ्लुएंस करती है, उसका जो रिसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे साउथ फेसिंग स्लोप आपका ज़्यादा वार्मर होगा, नॉर्थ फेसिंग स्लोप आपका कोल्डर होगा, कब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और रिवर्स हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जब टिल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम टिल्ट की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम टिल्ट की बात कर रहे हैं। तो यही तो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, और ज़्यादा क्या है इसमें, है ना, और इसमें कुछ बेसिकली आपको समझना नहीं है ना, इतनी सी बात है ना। तो यही आपको समझना है ना, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दीज वर मेनली द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग योर दिस इंसोलेशन, है ना। इंसोलेशन वेरिएबिलिटी इसकी वजह से ही होती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है ना। एंड नाउ अब हम बात करते हैं कि आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑफ सरफेस। स्पेशल, ये स्पेशल लिखा हुआ है, इसको स्पार्टियल मत पढ़ लेना, स्पेशल लिखा हुआ है। दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दिस डिफरेंट डोमेन इन योर ज्योग्राफी, है ना। इसको स्पेशल पढ़ते हैं, SPATIL स्पेशल। इसका मतलब होता है वी आर रेफरिंग एनी स्पेस और एनी एरिया, है ना, हम एरिया स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज नोन एज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि किस किस जगह पर आपका कितना बेसिकली इंसोलेशन पड़ रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको एक डिफरेंट टॉपिक बना के ही मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है। तो देखिए हम बात करें अगर हम बात करें, देखिए आपको समझना क्या है। देखिए सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द सब ट्रॉपिक एरिया। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की जब हम बात करें तो मेनली वी आर रेफरिंग, अगर एल्टीट्यूड मैं यहाँ पे लिख दूं तो 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, है ना। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, राइट। यहाँ पर जो है आपका इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्लाउडीनेस है, क्लाउड कम लग रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्लाउड क्यों कम लग रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड क्यों कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिकली देयर इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उस हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से विच इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ये टेम्पोरली इंड्यूस क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम क्लाउड है। यहाँ आपको बस ये इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिनिमम क्लाउड है। जब यहाँ पर सबसे कम क्लाउडीनेस है, तो जब सबसे कम क्लाउडीनेस है पूरे साल, क्लाउड आपका ऑलमोस्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बारिश कम हो रही है। वहाँ पर बारिश कम हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। जब वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम इंसोलेशन है। जब आप मैक्सिमम इंसोलेशन है, डेजर्ट फॉर्मेशन है। इतना आपको बस लिंक समझना है, इतना ही समझना भी हाल फिलहाल के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यों ये जो आपका 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड है, यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। यूजुअली यहीं पर डेजर्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली। और ऐसा क्यों होता है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट जो है, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, राइट। आपको बस इतना समझना है। तो ये हमको दिख रहा है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, एरिया स्पेसिफिक वी आर रेफरिंग, सब ट्रॉपिकल पढ़ लिया है। नाउ कम टू इक्वेटर आपका जो इंसोलेशन है वो कम रिसीव करता है एज कम्पेयर टू आपका ट्रॉपिक, है ना, एज कम्पेयर टू आपका ट्रॉपिक की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वी आर रेफरिंग, है ना। तो दिस इज समथिंग कि भाई ये कब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वी हैव द फिनोमेना ऑफ दिस समर सोल्स्टाइस एज वेल एज द विंटर सोल्स्टाइस। तो कभी बेसिकली जो नॉर्मली आपका सन होता है वो इक्वेटर से ऊपर होता है, वो इक्वेटर से नीचे होता है, खाली दो टाइम पर एग्जैक्टली उस डेट पर ही तो बेसिकली कहाँ पर होता है, ऑटम और वर्नल इक्विनॉक्स पर जो सन है वो ओवरहेड होगा इक्वेटर पे। तो हमको दिखता है कि भाई इसीलिए आपका जो ट्रॉपिक एरियाज हैं, है ना, ट्रॉपिक टू कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेंगे। ये भी हमने देख लिया कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमने देख लिया है। एट द सेम लैटिट्यूड, अगर सेम लैटिट्यूड्स की बात करें, कॉन्टिनेंट्स पर जनरली ज्यादा इंसोलेशन होगा एज कंपेयर टू सेम लैटिट्यूड। अगर आप ओशंस में हम बात करते हैं तो, है ना, अगर हम ओशंस में बात करते हैं तो ऐसा क्यों है, तो देखिए इसके पीछे दो रीजन है। इसको प्रॉपर्ली आप समझ ही लीजिए, है ना।
पहली बात, जो कॉन्टिनेंट है ना, एक सेकंड, यस, जो कॉन्टिनेंट है उनमें आपको समझना क्या है। देखिए, जो कॉन्टिनेंट है हमको पता है कि वो जल्दी गर्म भी हो जाएंगे और जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे, वार्म भी हो जाएंगे, कोल्ड भी हो जाएंगे। इसकी वजह से ये क्या करता है, ट्रैप भी कर लेता है हीट को, है ना, ये भी ट्रैप कर लेता है हीट को। इसके पीछे दूसरा रीजन जो मेन है कि आपका जो ओशंस है, कॉन्टिनेंट के अलावा जो ओशंस हैं, ओशंस में जब आपका डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं, जब आपका बेसिकली इंसोलेशन जब डायरेक्टली बेसिकली पड़ रहा है ना, जब इंसोलेशन आपका हो रहा है, तो ये जब वार्म होंगे, तो वार्म होने की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जब ये क्लाउड फॉर्मेशन होएगा तो इसका मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन भी तो होएगा, प्रेसिपिटेशन भी तो होएगी, है ना। जब प्रेसिपिटेशन होगी तो सिंपल सी बात है कि आपका इंसोलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। विच सिंपली मीन्स दैट कि यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है ना। हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की ज़्यादा होती है, ये भी इसके पीछे एक रीज़न है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। सॉरी। देन अगर हम बात करें विंटर्स में और अगर हम बात करें आपका समर्स में, है ना, तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखता है कि आपका जिन जगहों पर विंटर होगी वहाँ पर आपका जो सनरेज की रेडिएशन है वो कम होती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर विंटर है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन और कमिंग ऑफ विंटर, राइट। ये नॉर्मली आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट थी विच वॉज आस्क्ड देयर इन 2023 क्वेश्चन पेपर, राइट। तो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर सीएससी में पूछा कि इक्वेटर जो है वो 5 गुना ज़्यादा इंसोलेशन को रिसीव करता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा पोलर रीजन। सो ये भी आपको जो है नॉर्मली ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, तो अभी के लिए बेसिकली इस लेक्चर को यहीं रेस्ट करते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग ही एक टॉपिक है, उसको अलग ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जब हम बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की, है ना। तो इसको तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये वीडियो आपको बेसिकली पसंद आई। और दूसरी बात, हमने जो है अपोजी पैरोजी आपसे पूछा हुआ है ना, तो उसको आपने एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आपने आंसर करना है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग सो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।